नमस्कार, अभिवादन आप सभी को मित्रों और अपडेट्स आपको जो देनी है वो ये कि जिस बात का आपको मैं संकेत दे रहा था कई दिन से वो ये कि फुटप्रिंट्स जो ईरान के हैं इज़राइल में हुए हमले पर जो हमास ने किया है 2 दिन पहले, आज तीसरा दिन है उस हमले का। वो ज़ाहिर है कि वो जंग अब बढ़ गई है, आगे आगे बढ़ गई है, लंबी चलने का पूरा-पूरा अंदेशा हो गया है। इसमें बात सिर्फ इतनी ही नहीं है कि एक हमला हुआ है और उसके बदले में इस लड़ाई को बढ़ाया जा रहा है। विदिन इज़राइल जो पॉलिटिक्स है, उसका भी हाथ आता है और प्लस हमें ये भी बात करनी सॉरी हमें वो भी बात करनी चाहिए कि जो इंटरनली इज़राइल की पॉलिटिक्स है, वहाँ क्या चल रहा है इस सारे मामले को लेकर और इसके अलावा जो असली बात हमें सीखने की है इस सारे हमले में से वो ये कि कैसे इज़राइल ने उन छोटे-छोटे संकेतों को इग्नोर किया, जो दरअसल इस बड़े हमले की तरफ इशारा दे रहे थे। और चूँकि इस जो गाज़ा पट्टी पर जो हमला किया है अब इज़राइल ने और उसके साथ में जो दुनिया का ओपिनियन उसके साथ में आया है, वो उसका इम्पैक्ट ये आया है कि वो दरअसल एक और बड़े खतरे से बच गए हैं इज़राइल वाले। वो खतरा क्या है? मैं उस पर भी आपके बात कर पाऊँगा आज आपसे इस वीडियो में। तो हुआ क्या है दोस्तों? पहली बात तो आप ये देखिए कि इससे पहले कि ये हमला हुआ विदिन इज़राइल नेतन्याहू साहब के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहे थे जुडिशियल रिफॉर्म्स को लेकर। वो जुडिशियल रिफॉर्म कहिए या कंप्रोमाइज़ कहिए। ये भी याद रहे कि नेतन्याहू साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं वहाँ के, उनके खिलाफ कुछ करप्शन को लेकर केसेस चल रहे हैं। अ, शायद रिफॉर्म्स के नाम पर वो ये चाह रहे हैं कि वहाँ कुछ कंप्रोमाइज़ेज़ हो जाएँ, एक बात। दूसरी बात कि और इसको लेकर पॉलिटिक्स पूरी की पूरी इंटरनल पॉलिटिक्स पाकिस्तान इज़राइल के अंदर पूरी की पूरी डिवाइडेड थी। अ, इसी बीच में ये हमला होता है और टिपिकली जैसा कि इज़राइल में हमेशा होता है, जैसे ये हमास ने हमला किया, इसने तमाम इज़राइल को इकट्ठा कर दिया, तमाम पॉलिटिक्स एक तरफ कर दी गई, पूरा कंट्री एज़ अ नेशन एक साथ आ गया है और अब बात यहाँ तक आ गई है कि जो लेफ्ट पार्टी है वहाँ की अ, उन्होंने अपना सपोर्ट ऑफर कर दिया है नेतन्याहू को। उन्होंने कहा है कि इस लड़ाई में हम सब एक साथ हैं, बाकी की बातें बाद में होती रहेंगी। लेकिन उन्होंने इस समय हाथ मिलाने की बात कर दी है। सरकार में जो अपोज़िशन पार्टी के बहुत सारे जो धड़े हैं, वो इस समय सरकार में शामिल होने की बात कर रहे हैं। व्हाइल दिस इज़ हैपनिंग, व्हाट वी मस्ट नॉट इग्नोर इज़ कि व्हाट हैपेंड एट द बॉर्डर्स। हुआ क्या है कि जो छोटे सिग्नल्स जिनको इग्नोर किया गया, हमस के लोग जो हैं जो मैंने आपको बताया था ना कि इन्होंने बॉर्डर पर दरअसल गाज़ा पट्टी पर वॉल बना रखी है 12 फुट की। एक फेंस के नाम पर 12 फुट की एक वॉल है जो मोटी वॉल बनाई है उन्होंने। अ, और उस वॉल के बनाने के बाद में ये मान लिया गया कि वहाँ पर सोल्जर्स की ज़रूरत कम है, क्योंकि आपने फेंसिंग कर ली एक किस्म की वॉल से। जो बात समझ में आ रही है वो ये कि वॉल किसी भी फेंसिंग कोई भी फेंसिंग दरअसल अपने आप में कोई अल्टीमेट फाइनल सॉल्यूशन नहीं है इन्फिल्ट्रेशन का। ये बात अब साफ हो गई है। कारण अच्छा, फिर इसके अलावा आपको ये भी पॉसिबल है ना कि इसके ऊपर आप एडिशनल और भी ज़्यादा कोई प्रिकॉशंस लें इस वॉल के साथ बचाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल बताया जा रहा है कि जो गाज़ा पट्टी के लोग हैं उन वो अलाउड थे इस बात के लिए कि वो दीवार के नज़दीक तक आ सकें। यानी पिछले हफ्तों में ये बात देखी जा रही थी कि वो काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स पर जो वहाँ के लोग थे, वो इस वॉल के नज़दीक आ रहे थे। बात समझ में नहीं आ रही थी, कुछ चीज़ें छोड़-छोड़ कर जा रहे थे। वो बेसिकली इज़राइल को चेक कर रहे थे कि इन तमाम ऑब्जेक्ट्स को जो वो दीवारों के पास छोड़ रहे हैं, वो उसको लेकर इज़राइली कितना सीरियस है। और फिर वो उसको वेदर वो चेक करने आते हैं कि नहीं क्या छोड़ दिया या नहीं छोड़ दिया। तो दे बेसिकली थॉट इट्स गार्बेज, इट मस्ट हैव बीन गार्बेज, बट आइडिया वाज़ डिड यू चेक इट? चेक नहीं किया गया उसको इज़राइल की तरफ से। इस चीज़ ने उनको और कॉन्फिडेंस दिया और दूसरी तरफ ये क्या दिखाता है कि इज़राइली अपनी तरफ कहीं ओवर कॉन्फिडेंट थे, उन्हें मालूम था कि कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, इस तमाम झगड़े के बीच में एक और चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए, जिसका सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमेशा इम्पैक्ट पड़ता है, वो ये कि खुद मोराल कैसा है सिक्योरिटी फोर्सेस में। इस समय पर जो हालात थे इंटरनल पॉलिटिक्स में, वहाँ पर मिलिट्री और प्राइम मिनिस्टर वर नॉट ऑन द सेम पेज। हमले से पहले ये जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है और जो प्राइम मिनिस्टर हैं
जो गवर्नमेंट है, दे वर नॉट एग्जैक्टली ऑन द सेम पेज। नतीजन ये कि यहाँ पर केयरलेसनेस हुई है। और एंड मौके, अच्छा फिर इस बीच में और नॉर्थ की तरफ जाइए आप, हिजबुल्ला। हिजबुल्ला लास्ट मंथ से लगातार मोटरसाइकिलों पर बॉर्डर के नजदीक आने की और दीवार पर हमले की प्रैक्टिस कर रहे थे। इसराइलीज अपने ओवर कॉन्फिडेंस में उसको देखकर हंसते रहे कि लोग सारे दीवार पे आ रहे हैं, पता नहीं क्या कर लेंगे, जो दीवार के नजदीक आ रहे हैं पता नहीं क्या कर लेंगे, मोटरसाइकिलों से आ रहे हैं। अल्टीमेटली व्हाट यू सॉ वाज एग्जैक्टली रेप्लिका ऑफ व्हाट वाज बीइंग प्रैक्टिस इन नॉर्थ। हिजबुल्लाह जिस चीज की प्रैक्टिस कर रहा था उसको इंप्लीमेंट किया गया हमस की साइड से, डाउन साउथ से। और कहाँ से एंट्री हुई भाई, वो दीवार को कई जगहों से, करीब 6-7 जगह से बेसिकली वो दीवार को तोड़ा गया, और जो एंट्री की हुई वहां से वो मोटरसाइकिलों पर हुई। चूंकि जो नंबर ऑफ पीपल, जो मिलिट्री पर्सनल जो बॉर्डर को गार्ड करने के लिए, चेक पोस्ट को गार्ड करने के लिए थे, वो कम थे। दे वर सिंपली ओवरवेल्म्ड बाय द नंबर, एंड दैट इज हाउ, जो मैंने कल आपको पिक्चर्स दिखाई थी, टैंक कैप्चर हो गया, कहीं कुछ कैप्चर हो गया, या आर्मर्ड व्हीकल कैप्चर हो गया, ये चीजें हुई। और इनको एक बड़ा मौका मिला जिसमें ये हमस के जो टेररिस्ट थे ये अंदर आए। तो उसी समय पर ये म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था, पार्टी चल रही थी बॉर्डर पर, जहां पर ये हंड्रेड्स एक साथ पहुंचे। और कोई पैराग्लाइडर से, मैकेनाइज पैराग्लाइडर जो मेरे को दिखाए थे परसों, तो उन पैराग्लाइडर से वहां लैंड किए हैं और आंख मूंद के बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक शूटिंग शुरू कर दी है। दे वर नॉट गिवन एनी टाइम टू रन अराउंड, रन अवे। ये सिलसिला हुआ। और इसमें एक और चीज देखने वाली है कि अब क्या होने जाता है, क्या होने वाला है, ये क्या हो सकता है। बड़े थोड़े से ऑप्शंस हैं इजराइल के पास, और वो ऑप्शंस कोई आसान ऑप्शंस नहीं है। फॉर एग्जांपल, अब वो एक तो ये हो सकता है कि भाई चूंकि 100 से ज्यादा बता रहे हैं कि लोग हैं जिनको इन्होंने होस्टेज किया हुआ है गाजा में, तो उनको आप छुड़ाने की बात करें। छुड़ाने के लिए हमस से आप नेगोशिएट करें, और जाहिर है कि हमस ऐसे में बहुत बड़ी कॉस्ट उसकी मांगेगा। इस बीच में जो ताज़ा तरीन खबरें आ रही हैं उनमें ये कि हमस ने कहा है कि 5,800 लोग हैं जो इस समय इसराइल की जेलों में बंद हैं, जो गाजा पट्टी से फॉर वेरियस चार्जेस जो टेररिज्म वगैरह के हैं उनमें उनको अरेस्ट किया गया है। उन 5,800 लोगों को, वो सबके सबको, वो बेसिकली वो कहते हैं जेल खाली कर दो अपनी, जो है जेल में बंद सबको हमें दे दो। वो इस डिमांड पर आ रहा है। जाहिर है इसराइल इस डिमांड को नहीं मान पाएगा, मान सकता ही नहीं। कोई भी ऐसा कंट्री जो सिक्योरिटी फोकस्ड हो, वो इस किस्म की डिमांड को नहीं मानेगा। ओके, तो इसका नतीजा क्या निकलता है? एक और ऑप्शन फिर ये बनता है कि क्या आप अंदर गाजा पट्टी में जाकर ग्राउंड ऑफेंसिव लॉन्च कर दें। याद रहे पिछले 50 साल में इजरायली आर्मी ने इतना बड़ा लॉस कभी उठाया नहीं है। तो इस बर्डन के साथ में ये यंग आर्मी क्या इस काबिल है कि जिसने फॉर्मली कोई लड़ाई भी नहीं लड़ी है, अगर आप देखिए इस करियर में, क्या वो इस ग्राउंड ऑफेंसिव को टेक ऑन कर पाएगी? अगर टेक ऑन कर भी लेती है तो क्या दोनों तरफ से सुसाइड बॉम्बिंग हो, ये आप मान कर चलिए। अगर ग्राउंड ऑफेंसिव जाता है वहां पर तो हमस की तरफ से सुसाइड बॉम्बिंग्स होंगी, बड़ा क्लियर है। ऐसे में लॉस ऑफ लाइफ दोनों साइड से होगा, एक बात। दूसरी तरफ सिविलियन लाइफ जो जाएगी, सिविलियन लाइफ जो जाएंगी गाजा पट्टी में, वो बहुत होंगी। देखिए 16 किलोमीटर का इलाका है जिसमें लगभग 2 मिलियन से ज्यादा लोग रह रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इतने सारे लोग जब एक साथ 16 किलोमीटर के अंदर दायरे में रहेंगे तो वो कितनी डेंस पॉपुलेशन होगी। यानी कि हर ब्लास्ट के साथ में बहुत सारे लोग एवं मारे जा रहे होंगे जिनका दरअसल कोई कसूर नहीं रहा होगा, या यूं कहें कि वो एज ह्यूमन शील्ड यूज किए जा रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेटली जो जो हमस के लोग हैं उनका कोई अपना अलग से अड्डा तो है नहीं कि आप वहाँ अटैक कर देंगे। वो भी इन्हीं लोगों में छिपे बैठे रहते हैं, और ये उनका टेक्निक है, ये उनकी टैक्टिक्स है कि वो अस्पतालों में, स्कूलों में बैठते हैं। इनके बड़े फायदे होते हैं। एक कि फोर्सेस अगर इन जगहों पर अटैक करें तो वो न्यूज़ बनती है। जो इनके जो पिक्चर्स निकलती हैं, जो वीडियोस निकलती हैं ऐसी जगहों से कि लो जी इनोसेंट लोग जो है वो रोते पीटते घायल होकर बाहर निकल रहे हैं, या मर के बाहर निकल रहे हैं, या लाशें बाहर निकल रही हैं। दे क्रिएट वंडरफुल विजुअल्स, विजुअल्स जिनकी टीवी कैमरास को जरूरत होती है। उनका एक तमाम इम्पैक्ट है जो दुनिया भर में पड़ता है। याद रहे आज रात को, यानी हमारी रात, यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हो रही है, और इस समय पर वहां पर क्या होगा कोई नहीं जानता।
लेकिन इज़राइल में जो माइंडसेट बन गया है और जो जो पब्लिक की डिमांड है, वो ये है कि जब तक गाज़ा पट्टी को फ्लैट नहीं कर दिया जाता, जब तक गाज़ा पट्टी से हमास का नामो-निशान नहीं मिटाया दिया जाता, तब तक हमें चैन से नहीं बैठना है। नेतन्याहू को पब्लिक ये कह रही है कि या तो गाज़ा पट्टी को फ्लैट करो और या कहीं और चले जाओ, यहाँ नहीं रहो। सिंपल सी बात है। तो what it means is politically Netanyahu is also under huge pressure. जो पब्लिक प्रेशर है वो उनके ऊपर पॉलिटिकली भी एग्जर्ट हो रहा है। यही कारण है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस समय आ गई हैं एक पेज पर। लेकिन और ये लेकिन इंपॉर्टेंट है, आप समझिए, हर सोसाइटी में ऐसे एलिमेंट होते हैं जो इस किस्म के माहौल में भी कहीं एक नई पॉलिटिक्स का रंग खेलते रहते हैं। तो इस समय पर अफवाहों का बाजार भी गर्म है। फॉर एग्जाम्पल, इसराइल में इस समय एक हवा और भी चल रही है, एक अफवाह चल रही है, और मैं बार बार कह रहा हूं ये अफवाह है, झूठ है, लेकिन चल रहा है और ये पॉलिटिकली प्लांट किया जा रहा है। जिस तरह यहाँ पे चीजें पॉलिटिकली प्लांट की जाती हैं, झूठ को प्लांट किया जाता है, वैसे ही वहां भी हो रहा है। पॉलिटिकली प्लांट वहां पर ये किया जा रहा है कि भाई बॉर्डर से अगर ये लोग इस तरह से अंदर आ गए हैं, इसका मतलब सिक्योरिटी फोर्सेस में कमी थी। याद रहे, सरकार और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट एक पेज में नहीं थे हमले से पहले। तो अब क्या प्लान किया जा रहा है कि ओहो, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे ही अंदर कोई ना कोई यू नो कोई विभीषण था, और ऐसा विभीषण जो हमारी लंका को ढहा रहा है। तो दैट क्लियरली मीन्स कि सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो वहां उंगली उठाई जा रही है, ये झूठ है, ये बात जानी जा रही है। सेन एलिमेंट्स इस बात को कह रहे हैं कि झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इट इज सिंपली कि हमारी जो स्ट्रेटजी थी बॉर्डर मैनेजमेंट की, वो फेल हुई है। सिक्योरिटी एनालिसिस ये भी कह रहे हैं कि बजाय कि आपने सिंपली वॉल बना के आपने समझा कि, और ये वॉल उस जमाने में सस्ती नहीं बनी थी, $4 बिलियन लगे थे उस टाइम पर एक्सचेकर के। तो वो एक्सचेकर के $4 बिलियन से बनाई गई वॉल अगर इस तरह से उड़ा दी जाएगी, तो आप जरा कल्पना कीजिए कि फिर सिक्योरिटी स्टेट होने का मायने क्या हुए। तो अब सिक्योरिटी एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि प्रोबेबली वॉल बनाना ठीक है, वॉल बन गई है तो उसको आप कहीं, यू कांट गिव इट अवे, आप उसको उड़ा तो सकते नहीं है। तो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि जो गलती हमसे हुई है हमें उससे सीखना चाहिए, उसको इम्प्रूव करना चाहिए। यानी कि जो बॉर्डर के नजदीक वॉल के नजदीक आने का जो सिलसिला है वो बंद होना चाहिए, नंबर एक। दूसरा, एक बफर जोन क्रिएट कर देना चाहिए गाजा, इन केस गाजा रहता है, गाजा और वॉल के बीच में अगर एक बफर जोन क्रिएट कर दिया जाए, चाहे वो इन शेप ऑफ कोई खाई हो या कुछ भी, तो बेसिकली, या इवन फ्लैट जमीन जिसको आप बफर पीरियड, एक नो मैंस जोन क्रिएट कर दें कि कोई भी आदमी उस नो मैंस जोन में जो आता है इज लायबल टू बी शॉट, और तब आप इसको थोड़ा ज्यादा सिक्योर कर सकते हैं, ऐसा लगता है। ये बातचीत इसराइल में चल रही है, ये मेरा आइडिया नहीं है। तो ये है वो सिलसिला जहां पर सीखा जा रहा है। दूसरी तरफ जो मैं आपको कहा था कि जिस खतरे से लोग बच गए, वो क्या हुआ, हिजबुल्लाह प्रैक्टिस कर रहा था नॉर्दर्न साइड पर मोटरसाइकिल से वॉल पर अटैक करने का। इजरायली सोल्जर्स हंसते रहे उसको देखकर। उसका जो प्रियम्पशन हुआ है वो ये कि जो हमस ने अटैक किया है उसकी टाइमिंग गलत हो गई है। कल्पना कीजिए कि ये क्या होता अगर ये दोनों साइड से साइमल्टेनियस अटैक होता, नॉर्थ एंड साउथ से। ये इजराइल की फोर्स तो अनअवेयर, दे वर कॉट अनअवेयर्स, लेट्स एक्सेप्ट इट, दिस इज हाउ इट इज, और दे वर कॉट स्लीपिंग। तो दोनों साइड पर अगर आपका बॉर्डर पे एक साथ हमला होता है, जहां पर आपके जो सोल्जर्स हैं वो बेसिकली ना के बराबर हैं गार्ड करने के लिए, या रेजिस्टेंस कम से कम है, तो आप जरा कल्पना कीजिए कि कितना बड़ा डिजास्टर ये हो सकता था। बट अब चूंकि दोनों तरफ के बॉर्डर से, यहाँ से तो चलो जो उनको हॉस्टेज ले जाने थे ले गए, लेकिन नॉर्दर्न बॉर्डर से तमाम पब्लिक हटा दी गई है। यानी कि अब हॉस्टेजेस उनके पास जाने के लिए कुछ नहीं बचा है, दे कांट टेक एनीबॉडी हॉस्टेज, एक क्योंकि सब खाली है, एक बात। दूसरा, अमेरिका की सपोर्ट आ गई है। अमेरिका का जो फाइटरशिप है, जो उनका जो वॉरशिप जो है वो आ रहा है इस तरफ को। वो बेसिकली सिंबलिज्म है, ये दिखाने के लिए, कोई लड़ाई नहीं लड़ने जा रहा है वॉरशिप, बट वो बेसिकली इसलिए आ रहा है कि अमेरिका इनके साथ है, वो अपनी सपोर्ट जनरेट करने के लिए, दिखाने के लिए आ रहा है। तो वो अमेरिका ने चूंकि अपनी सपोर्ट दे दी है और बड़ा क्लियरली कह दिया है कि हम हर तरह से सपोर्ट करेंगे इसराइल को, तो वहां सोचना पड़ रहा है इसराइल को।
इसराइल को वहाँ पर सोचना पड़ गया है और वो थोड़ा-सा बैकफुट पे अब जाएँगे। ज़ाहिर है कि वो उतना क्लियरली अटैक पर नहीं जाएँगे, मगर इसके साथ ही प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल कल मैं मलीहा लोधी को सुन रहा था, कल रात को मलीहा लोधी पाकिस्तान जो अमेरिका के लिए एम्बेसडर रही हैं पाकिस्तान से। और वो क्या कह रही थी, और ये बाय द वे याद रहे मुस्लिम कंट्रीज से ये नैरेटिव अब खूब जोर-शोर से चलेगा कि भई डी-एस्केलेशन होना चाहिए, डी-एस्केलेशन होना चाहिए। लेट अस गो फॉर डी-एस्केलेशन। इस लड़ाई को और ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है। नहीं बढ़ाया जा सकता है, तो आपने बढ़ाया क्यों? तो आपने लड़ाई छेड़ी क्यों? और अब जो आपने छेड़ दी है, तो डी-एस्केलेशन क्यों? इसलिए कि आप चाहते हैं। इसलिए कि अब आपको ये लग रहा है कि सामने वाली पार्टी इस लड़ाई को और ज़्यादा बढ़ाकर आगे लेके जाएगी। याद रहे, नॉर्थ से हमले की गुंजाइश अब नहीं है। हो भी तो कम से कम इजरायली फोर्सेस वहां तैयार हैं। बचा क्या साउथ? अटैक किसने किया? साउथ, हमस ने। तो हमस जो है अब वहां पर कार्रवाई आपको मैंने बताया शुरू हो चुकी है। ये देखिए, ये मैं आपको कोई दिवाली का सीन नहीं दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये कल रात का सीन है। देख रहे हैं आप? ये गाजा है, ये है गाजा। कल रात को गाजा पट्टी पर यह हालत मचाई है इसराइलियों ने। तो जाहिर है अब वो दे आर हर्ट, दे आर कॉट अनअवेयर एंड दे नो इट, येट दे वांट टू अवेंज इट। दे वो पब्लिक वहां पर इससे पहले कुछ नहीं रुकेगी जहां पर हमस को पूरी तरह से खत्म करने की बात की जाए। पहले की ये वीडियो मैं आपको दिखाऊं, आप ध्यान रखिएगा। दिस मैन इज वन ऑफ द ओल्ड जनरल्स जिसको अरेस्ट किया गया है। ये रिटायर्ड जनरल है जिसे अरेस्ट किया गया है। ये हमास के कब्जे में है। हमास ने बड़ा प्राउडली इस वीडियो को डिस्प्ले किया है। हियर इट इज। जी, है जो मैं जिसका जिक्र मैंने आपको कल किया था, ये सोशल मीडिया पे चलाया जा रहा है और ये प्रोपेगेंडा वीडियो है। प्रोपेगेंडा वीडियो इसलिए है कि एक यू नो प्ले सॉफ्टवेयर है जिसे आप कहें मिलिट्री सिमुलेशन के लिए बनाया जाता है, जिसे कहते हैं आर्मा 3। ये आर्मा 3 का मिलिट्री सिमुलेशन किया हुआ है और इसको सिमुलेट करके हमस के लोगों ने इसको प्रमोट किया है सोशल मीडिया पर, बहुत जोर शोर से चल रहा है, जिसमें ये बता रहे हैं कि हमने इनके इसराइल के 4 हेलीकॉप्टर मार गिराए हैं। ये वो वीडियो है, ये सिमुलेटेड वीडियो है, मिलिट्री सिमुलेशन है, बेसिकली प्रोपेगेंडा मटेरियल है, लेकिन इसको ओरिजिनल की तरह से दिखाया जा रहा है एज इफ उन्होंने वाकई में मार दिए हैं। देखिए। जी, तो ये है। और The Hamas terrorist invasion of Israeli territory, and the murder of Israeli soldiers today, and the brutal murder of citizens is an act of savagery that must and will be crushed. It has to be dealt with very powerfully. This is a time where the United States needs leadership. We don't have leadership. But Israel is at war, and the United States obviously is going to stick with Israel and strongly. जी, तो ट्रंप ने अपनी पूरी सपोर्ट दी है इसराइल को, और दरअसल ये आगे इसी स्टेटमेंट में और आगे कहते हैं कि वो जो 600 बिलियन दिए गए 5 लोगों के लिए छुड़ाने के लिए, 6 बिलियन जो दिए गए हैं इसराइल को, आप ये देखिए कि क्विकली 11 सितंबर के बाद में कितनी जल्दी उसका जो इम्पैक्ट आया है वो यहाँ पर आया है। वो पैसा वायर किया गया है यहाँ पर, और वायर किया गया है इन टर्म्स ऑफ चाहे मटेरियल या कैश। और वाह, देख लीजिए क्या हुआ। तो ये आज जो वॉशिंगटन वॉल स्ट्रीट जर्नल में जो आर्टिकल छपा है, जिसका मैंने आपको हेडलाइन दिखाई है थंबनेल पर, वो बेसिकली वॉल स्ट्रीट जर्नल का आज की न्यूज़ है, जहां पर वो अब ये क्लियरली उनकी इन्वेस्टिगेशन कह रही है
कि इसमें चाइना इसमें इसका ईरान का पूरा हाथ है। दरअसल ये साफ लॉजिकली मैं आपसे क्यों शुरू से कर था ईरान का हाथ, इसमें एक मर्डर सस्पेक्ट वाली बात है कि भाई सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको हो सकता था, हु इज द मैन हु इज मेकिंग प्रॉफिट, इट इज ईरान व्हिच इज मेकिंग द प्रॉफिट इन ऑल दिस। और इससे उनके मल्टीपल पर्पसेस सॉल्व हो रहे थे, ये मैंने कल रात को भी आपको बताया था, और वो चीज अब ऑफिशियली कंफर्म हो रही है, जगह जगह पर कंफर्म हो रही है। देखिए एक आवाज और भी उठ रही है इसराइल में, और ये कही जा रही है कि जब तक इसराइल ईरान को ठिकाने नहीं लगाता है, तब तक ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं से चलती ही रहेगी, क्योंकि जब भी इसराइल को कोई ना कोई सपोर्ट मिलेगी तो वो उसको इस तरफ ही यूटिलाइज करेगा। ईरान और हमस के बीच में, हिजबुल्लाह के बीच में एक जो एजेंडा अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि इसराइल को फ्रॉम द फेस ऑफ अर्थ वाइप आउट करना है। अब उस पर फिर किसी भी कंट्री के लिए, वाई ओनली इसराइल, सिवाय रजिस्ट करने के, फाइट बैक करने के और ऐसे एलिमेंट्स को एलिमिनेट करने के और कोई चारा बचता नहीं है। बाय द वे मैंने जैसा बताया आज रात को यूएनएससी की मीटिंग है आज, जिसमें वो इसमें इस सब्जेक्ट को, इसराइल और फलस्तीन कॉन्फ्लिक्ट को बात करने जा रहे हैं। इसराइल में से जो आवाजें और भी उठ रही हैं उनका ये कहना है कि अगर किसी किस्म के सीज फायर की बात की जाती है तो इसराइल उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। बड़ा क्लियर है, इसराइल में इस बात को लेकर कंसेंसस है, सीज फायर नहीं होगी। तो अब यूएनएससी क्या रेजोल्यूशन पास करता है नहीं करता है, एक बड़ी हद तक वो इमटेरियल हो जाता है। दे आर नॉट गोइंग टू होल्ड बैक। जो लोग डी एस्केलेशन की बात कर रहे हैं वो आप जानते हैं कि वो किस किस्म के एलिमेंट होंगे जो डी एस्केलेशन की बात करेंगे, तो वो बेसिकली अब इसराइल में कुछ सुनेगा नहीं। हालांकि आप ये देखिए, जो चॉइस है उनके पास वो बड़ी हार्ड है। एक कि वो ग्राउंड ऑफेंसिव पे जाए जहां उनकी अपनी मिलिट्री के बहुत सारे लोगों के मरने की बात है। इस समय पर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ रिजर्व फोर्सेस जो हैं उनको कॉल लिया गया है, कॉल ऑन कर लिया गया है। तो कॉल ऑन करने के बाद में क्या हो रहा है वहां पर कि भाई इस समय ये भी बता दूं आपको, इसराइल की इकोनॉमी कोई बड़ी अच्छी शेप में नहीं है, इट्स नॉट अ गुड शेप। तो जब इन तमाम लोगों को वापस रिजर्व फोर्सेस को बुलाया जा रहा है, उसका नतीजा ये कि वो अपनी अपनी जॉब छोड़कर आ रहे हैं। जब अपनी अपनी जॉब छोड़कर आ रहे हैं तो दैट मीन्स इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा रुकने जा रहा है। तो इकोनॉमी आपकी रुक गई। मिलिट्री ऑफेंसिव के लिए जो लोग इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे थे वो मिलिट्री में कंट्रीब्यूट करने के लिए आ गए, और ये सिलसिला इसराइल को कई तरफ से नुकसान पहुंचाता है। यही रीजन है कि नेतन्याहू ने जब प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बाइडेन से बात की, जो बाइडेन से, तो उन्होंने फाइनेंशियल हेल्प की बात की इस बारे में कि हमको इसके लिए फंडिंग चाहिए होगी, जिसको अमेरिका ने कमिट भी किया है। और बाय द वे इस जंग में अब ये भी ना भूला जाए कि अमेरिका के कई दर्जन, अब ये कंफर्म हो चुका है, यूनाइटेड नेशन का इसराइल में जो एम्बेसडर है उसने कंफर्म कर दिया है कि अमेरिका के कई दर्जन होस्टेजेस इसमें गए हैं। एक और चीज जानिए, अमेरिका के सिटीजन का माने यहाँ पर एग्जैक्टली अमेरिका के सिटीजन नहीं होता है, बहुत सारे इजरायली सिटीजन भी ऐसे हो सकते हैं जो अमेरिकन सिटीजन भी हो, जो डुअल सिटीजनशिप रखते हैं और अमेरिका के भी सिटीजन हो। सो इन टर्न वो अमेरिका के भी राइट बन जाता है उन सिटीजन के ऊपर। तो दिस इज ऑल्सो नाउ प्लेइंग आउट दोस्तों, दिस इंटायर गेम। एंड इसमें जो टेररिज्म वाला एंगल मैंने आपको बताया, इसको गौर कीजिएगा कि ये कहीं ना कहीं हमारे साथ भी जुड़ता है, हमारे रीजन में भी ये जुड़ता है, और इसको हमें उस तरह से देखना चाहिए कि छोटी से छोटी जो डेवलपमेंट होती है उसको ऑब्जर्व करना चाहिए, सीरियसली लेना चाहिए। अगर आप सीरियसली उसको नहीं लेते हैं तो वो फिर गले पड़ जाता है। तो एक गलती उनकी हुई वो ये कि हमस ने हिजबुल्लाह से पहले अटैक कर दिया। मुझे क्या लगता है कि शायद वो इसलिए हुआ कि दोनों में कहीं ना कहीं टाइमिंग को लेकर कोई कंफ्यूजन रहा है, क्योंकि इन्होंने जो किया है वो साउथ में, चूंकि वो फेस्टिवल हो रहा था, रेव पार्टी हो रही थी वो, जहां पर ये इन्होंने जाकर अटैक किया है, उनको एक साथ बहुत सारे लोग मारने के लिए मिल गए। वेयरएज हिजबुल्लाह वाज अप देयर इन नॉर्थ, तो उनके पास प्रोबेबली इस तरह का कोई बहुत टारगेट नहीं था कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। राइट नाउ इन इजराइल देयर इज अटर कंफ्यूजन इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिकल सिनेरियो बड़ा कंफ्यूज है, और वो कैसे आगे चलेगा ये कोई नहीं जानता कोई कि लेफ्ट के पार्टी ज्वाइन करने के बाद, गवर्नमेंट ज्वाइन करने के बाद में क्या सीन डेवलप होगा। बहुत पॉसिबल है यहाँ पर कंप्रोमाइजेस हो, करप्शन वाले चार्जेस हैं उनको हटाने की बात हो, या जुडिशरी से कुछ कंप्रोमाइज किए जाए, विल सी, पब्लिक डिसाइड करेगी। रिमेंबर, यू आर डीलिंग विद सोल डेमोक्रेसी ऑफ मिडिल ईस्ट। ये अकेली डेमोक्रेटिक कंट्री है इसराइल मिडिल ईस्ट में। तो वहां पर भी आपको एक कुछ एंगल सोचने पड़ेंगे। मिडिल ईस्ट ने बाकी जो, और हिजबुल्लाह का मुझे नहीं लगता है कि वो जल्दी से कोई फ्रंट एक्टिव करेंगे, मगर
ईरान वाला मसला जो है वो ज़रूर सीरियस है और उसको देखा जाना चाहिए। तो लेट्स सी व्हिच वे इट गोज़ एंड आई विल कीप अपडेटिंग यू ऑन दिस सब्जेक्ट। मुझे अभी लगा कि कुछ इन्फॉर्मेशन आई है कम से कम जो फ्रॉम सिक्योरिटी एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो आपके साथ शेयर की जाए। तो मित्रों, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अपने कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय दीजिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड we'll keep in touch. We'll probably next episode we'll talk about Pakistani politics which is happening there. खासकर जो नवाज शरीफ की रिटर्न का मसला जो है और उसके बाद इलेक्शंस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उस पर बात करते हैं और फिर रात को देखते हैं कि मिडिल ईस्ट में क्या हुआ। थैंक यू वेरी मच फॉर नाउ, सी यू वेरी सून।